आप सभी का कणाद अकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। अभी आपकी नेट जेआरएफ की परीक्षा का परिणाम आया है आपका। बहुत सारे बच्चों ने जेआरएफ और नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो जो बच्चे आगे नेट की जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो उन सब की उत्सुकता रहती है जानने की कि पिछली परीक्षा के जो सफल अभ्यर्थी रहे हैं तो उन्होंने ऐसा किस तरीके से तैयारी की उन चीज़ों की कि जिससे उन्होंने सफलता प्राप्त की, या जिन कठिनाइयों को हम तैयारी में महसूस करते हैं हमें लगता है कि शायद उनको भी वे कठिनाइयाँ हुई होंगी, कि उन कठिनाइयों को उन्होंने कैसे दूर किया जो हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, या फर्स्ट पेपर कैसे तैयार किया, सब्जेक्ट का कैसे तैयार किया। तो मतलब तैयारी के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं जो हम उन सफल अभ्यर्थियों से जानना चाहते हैं। तो इसीलिए कणाद अकेडमी ने एक साक्षात्कार श्रृंखला प्रस्तुत की है। कणाद अकेडमी से योग विषय से अब की बार 8 जेआरएफ हुए हैं आपके, जिसमें जो स्वाति जी हैं तो उन्होंने 78% आपके मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है, ऑल इंडिया टॉपर होनी चाहिए वे। हो सकता है कि नहीं कि उनसे ज़्यादा भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद काफ़ी मार्क्स हैं उनके। तो हम उन सब का अनुभव जानेंगे तैयारी के संदर्भ में कि कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की। तो उसी श्रृंखला में सबसे पहले हमारे सामने अनूप जी प्रस्तुत हैं। तो इन्होंने अब की बार जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो कणाद अकेडमी से के माध्यम से हम इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो हम आज अनूप जी से जानेंगे कि उन्होंने किस किस प्रकार से अपनी तैयारी की, क्या क्या उनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और क्या क्या उन्होंने अध्ययन मैटर पुस्तक आपने ली जिसकी से आपने तैयारी की। तो आप हमें अनूप जी ये बताइए पहले कि आपकी तैयारी जो की थी आपने, तो उसमें आपको किस किस का सहयोग प्राप्त हुआ, क्या क्या आपने मैटर पढ़ा, तो वो सब चीज़ें आप हमें बताएं। धन्यवाद गुरुजी। कि जो मेरी इस पेपर को क्लियर करने में जो रणनीति थी, मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लिया। मैंने वही प्राप्त किया जो यहाँ से शिक्षकों के द्वारा जो मुझे दिशा और निर्देश दिए गए, जो भी कक्षा में बताया गया कि कैसे कैसे पेपर को क्लियर करना है और उसके लिए कैसे कैसे तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, वही रणनीति मैंने अपनाई जो आपने हमें बताई थी। तो आपने कोई पुस्तक आदि अलग से पढ़ी हो या फिर आपने एकेडमी के मैटर को ही पढ़ा आपने? नहीं, पुस्तकें बाहर से मैंने एक भी पुस्तक शुरुआत में तो बिल्कुल भी देखा भी नहीं था कि हाँ कोई दूसरी पुस्तक हो। जितने भी अकादमी के द्वारा जो भी प्राप्त हुआ उसी को बस हर दिन मतलब उसे रिवीजन करता रहता कि हाँ कि कुछ भी पार्ट मेरा छूट ना जाए, चाहे वो बारीक से बारीक कोई सी भी चीज़ हो, उसको ज़्यादा गौर उसी चीज़ों पर जो सबसे बारीक चीज़ें हुआ करती थी। जैसे कहते हैं ना कि कोई आदमी अगर कोई घास लेने जा रहा है तो बड़ी बड़ी घास तो वो लेके ही आ जाता है, पर जैसे जो छोटी सी चीज़ होती है, दुर्वा मान के चलते हैं कि दुर्वा एक चीज़ है, उसे कभी वो घास की गड्डी के अंदर काट के नहीं लाता है। तो उस दुर्वा की अहमियत हमें उस दिन पता चलती है कि जब घर में कोई पूजन आदि होता है, तो जब जो यज्ञ कराने वाले जो विद्वान रहते हैं वो कहते हैं कि दुर्वा कहाँ है, तब पता चलता है कि अरे दुर्वा की भी जरूरत थी। तो तब वो भाग के जाता है, तब वो दुर्वा को लेके आता है, तो उसकी महत्ता पता चली। जो वही चीज़ इसमें भी अब जैसे योग में धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि वो बहुत बारीक चीज़ें पूछ रहे हैं, जिससे आदमी सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे कुछ वो था खेचरी का सिद्धि के बारे में उन्होंने इस बारे में पूछा था, सांभवी मुद्रा की सिद्धि के बारे में पूछा था, किससे सिद्ध होती है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मतलब पूछ ली थी। मतलब आपको लगा कि धीरे धीरे जो योग के प्रश्न हैं वो सूक्ष्म होते जा रहे हैं, मतलब कठिन क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप सूक्ष्म चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, स्थूल रूप से पढ़ते हैं, तो आप जेआरएफ परीक्षा कठिनता से उत्तीर्ण कर पाए या शायद ना उत्तीर्ण कर पाए। जी, और जो अकादमी के जो भी नोट्स वगैरह जिससे जैसे मतलब जो उनकी स्ट्रेटजी पढ़ाने की यहाँ की, मतलब उसमें वो सारी चीज़ें समाहित हैं, किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सब कुछ यहीं पर है। बस आदमी जो भी व्यक्ति है, जो भी छात्र है, उसे केवल उनको अध्ययन करना है और उन्हें अपने संस्कारों में लाना। ये मुझे तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था अनूप जी आपका, कि और पहले अटेम्प्ट में आपकी क्या स्थिति रही? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने योग का पेपर दिया था जो दिसंबर 2019 का था। उसमें मेरे 130 के समथिंग मेरे मार्क्स आए थे।
और उसके बाद मुझे लगा था कि हाँ शायद मैं भी इस पेपर को जीआरएफ जैसे और बच्चों ने जो किया है मैं भी कर तो सकता मैं भी हूँ। कर सकता हूँ। जी। और इसके लिए मुझे गणात अकादमी का नाम तो मैंने सुना था, जी। ढूंढने में उसी के बाद आया था जब मैंने जी। वो वाला पेपर दे दिया था जी। कि तब मुझे हमारे जो ऑनर थे वहाँ पर पैनोली सर, जी। वो भी आपके बारे में जिक्र किया करते थे कि वहाँ पर एक अकादमी है, जी। आप उसमें जाइए, ज्वाइन कीजिए अगर कोई जीआरएफ करने का इच्छुक हो। जी। बहुत सारे बच्चे वहाँ से वो निकले, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने यहाँ के बारे में बताया था। जी। तो वहीं से तब मन में एक वो बन गया था कि अगर पहले तो मैंने यही सोचा था कि पहला अटेम्प्ट खुद देखता हूँ मैं कि कितने पानी में मैं हूँ। जी। तो वो देखा तो तैयारी भी नहीं हो पाई, लास्ट के 2 महीने में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। जी। पर तब देखा तो हाँ लगा कि हाँ हो सकता है, पर एक किसी की दिशा निर्देश की बहुत आवश्यकता जरूरी है अगर जीआरएफ निकालना है। नेट तो चलो हो भी सकता है, पर जीआरएफ के लिए किसी की न किसी के दिशा निर्देश की आवश्यकता है। और बिना गुरु के हमारे समाज में कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि बिना गुरु के तो कोई भी चीज़ है वो निष्क्रिय है, सब मतलब फलहीन है, मतलब बिना गुरु के निर्देश के वो प्राप्त नहीं हो सकती। और वही चीज़ यहाँ पर आके गुरु जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है। तो आपने अनूप जी बहुत प्रयास किया आपने जीआरएफ प्राप्त करने के लिए, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं रहा होगा कि सब चीज़ें आपकी बिल्कुल स्मूथली चलती रही होगी, आपको बहुत सारी कठिनाई हुई होगी। तो हमारे जो श्रोता है वे जानना चाहते हैं कि क्योंकि कठिनाई वे भी महसूस करते हैं तैयारी के संदर्भ में, लगभग कुछ उसी तरह की कठिनाई आपको भी हुई होंगी। तो आप हमें बताएं कि आपको परीक्षा के संदर्भ में क्या क्या कठिनाई आपको महसूस हुई और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए। जी गुरु जी, जहाँ तक कठिनाई की बात है तो कठिनाई तो मेरी जैसे योग के क्षेत्र में मैं जब से आया ही था तब से मेरे जीवन में कठिनाइयाँ शुरू हो गई थी। हाँ जी। क्योंकि इससे पहले जब मैं आचार्य संस्कृत से मैंने आचार्य किया, तो आचार्य करने के बाद मेरा एक जो लक्ष्य था बचपन से टीचर बनने का था। तो मैंने उसके लिए मैंने बीएड भी किया था। पर बीएड करने के बाद फिर मुझे लगा कि मेरे पास अभी समय है, फैमिली भी सब कुछ सही था, तो मैंने सोचा कि एक और अदर सब्जेक्ट से मैं एमए कर लेता हूँ। तो मुझे ये लगा कि हाँ चलो योग से कर लेता हूँ कि वो भी है, चलो थोड़ा सा एक बार दोबारा से स्कूल लाइफ जीने का मौका मिल सकता है। तो मैंने उसके लिए मैंने योग क्षेत्र में गया। योग क्षेत्र में जाते ही तो क्या हुआ कि फर्स्ट सेम में ही शायद फर्स्ट सेम का ही टाइम था, तो पापा तब एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद क्योंकि सर मैं आपको थोड़ा ये वाली बात बताना चाहता हूँ, जो संस्कृत का जो बच्चा होता है जो संस्कृत में पढ़ते हैं, ये बहुत पहले से मतलब शुरू से ये क्या करते हैं कि घर की जिम्मेदारियां उठाने शुरू कर देते हैं। ठीक बात है। अपने खर्चे, मतलब घर वालों को तो पता भी नहीं चलता कि बच्चे ने ये कर दिया है। वही स्थिति मेरे साथ है, मेरे घर वालों को भी ये पता नहीं था कि मैं योग के क्षेत्र में मतलब बीएड को छोड़ के मैं योग के क्षेत्र में आ गया हूँ। तो वही चीज़ मेरे साथ भी, वहीं पर अपनी पढ़ाई हम शुरू कर ही रहे थे, तब तक ऐसा सडनली ऐसा वो हुआ कि पापा एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरा क्योंकि उनके कार्य के चक्कर मुझे दौड़ भाग करनी पड़ती थी और घर का भी सब कुछ देखना पड़ता था। मतलब यहाँ पे किराए पे जैसे हम रहते हैं तो खुद अपना खर्चा व्यय मतलब उठाना पड़ता था, और जो अकादमी में आने के लिए जो फी की ज़रूरत होती है उससे भी करना पड़ता था। तो उन सब मतलब परेशानी तो थी एक, मतलब ये वाली बात है। पर ये कॉमन, ये तो हर किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ में भी हो सकती है, मैं ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं मानूंगा इस बात को। पर ये सबसे बड़ी परेशानी होती थी खर्चे की जो आती है कि पैसा कहाँ से आएगा। पर लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अकादमी ज्वाइन की है, मैंने 1 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था और 10 मार्च तक जब तक हमारी पढ़ाई चली रही थी, इस बीच लॉकडाउन आ गया। फिर ये लगा कि चलो आज नहीं खुलेगा, एक आस बंधी हुई थी कभी ना कभी खुलेगा। पर फिर गुरुजी ने जब अपना एक ऑडियो दिया था कि तुम ऐसे करना, तुम इसके चक्कर में बताना कि ये पता नहीं कितना समय रहेगा। फिर सोचा कि सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, मैं भी घर पे हूँ, क्यों ना अपना समय को कोरोना के टाइम में ऐसा दिया जाए कि जिस दिन कोरोना से निकलेंगे तो उस दिन एक मतलब पूरा ऐसा सफल ही बन जाएंगे। जी ऐसा बन के निकले कि लोग बोलेंगे हाँ यार कोरोना में किसी ने कुछ किया है। उसी बीच में सर जी मैंने एक फेसबुक में एक थॉट पढ़ा था कि एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ उस बारे में, कि एक किसान होता है, मतलब बादलों की एक मीटिंग हुई कि बादलों ने मीटिंग की कि हम अगले 2 साल तक बरसना हम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो उसमें सारे किसानों को पता चला कि बादलों ने ये मीटिंग कर लिया कि हम बरसेंगे नहीं, तो हम खेत को जोत के क्या करेंगे। तो सारे के सारे किसान क्या हो गए, अपने घरों में बैठ गए। पर उसमें से एक किसान था, थोड़ा बूढ़ा था, वो रोज अपने खेत में जाता था, खेत में जाके अपनी वहाँ जुताई जो भी करता था वो करता रहता था। सारे किसानों ने बोले तो पागल आदमी है, क्यों यहाँ लग रहा है जैसे पता कि 2 साल तक बारिश ही नहीं होने की। तो उन्होंने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है जब तुझे पता है कि 2 साल तक बारिश ही नहीं होगी, अब क्या होगा। तो उसने बोला कि वो तो मुझे भी पता है कि बारिश होगी नहीं होगी, पर लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब 2
2 साल बाद जो बादल बरसेंगे, कहीं मैं 2 साल में अपना काम तो करना छोड़ूं, जो मैं काम करता हूँ कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊँगा। जी। तो तब उनके दिमाग में आया, तब तक बादलों ने भी उनकी बात उसकी बात सुन ली कि ये किसान ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो बादलों ने आपस में फिर उनकी मीटिंग हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल बाद हम बरसना ही जो हम बरसते हैं कहीं हम उसे भूल ना मतलब जाएं, अपना काम ही ना भूल जाए कभी हम करना। तो उन्होंने अगले दिन बारिश शुरू कर दी। अब जो और किसान जो घरों में बैठे हुए थे, तो उन्होंने उसके बाद अपनी जुताई जो भी होती है, गुड़ाई जो भी होती है, उन्होंने तब स्टार्ट की। और जो आदमी जो अपना लगा हुआ था अपने बराबर कार्य करने पे, जब तक उन लोगों के बीज बोने का समय हुआ तब तक उसकी फसल खड़ी हो गई। तो यही चीज़ लॉकडाउन में मुझे वो वाला थॉट बहुत पसंद आया, और उसी को लेकर मैंने अपने जीवन में मैंने सोचा कि कई बच्चे, क्योंकि गुरुजी का बीच में ऑडियो आया था कि ऐसे मत सोचे कि तुम कोरोना में घर बैठे हो तो अब तुम्हारा जो नेट का पेपर है बहुत पीछे चल जाएगा, उसका तैयारी करने का बहुत टाइम है। तो मैंने उसी थॉट को लिया कि हाँ ऐसे कुछ करना चाहिए कि जिस दिन पेपर आएगा तो उस दिन हम आराम से, मतलब रिलैक्स माइंड होके उसको हम वहाँ कभी पे भी पेपर आए लेकिन हम तैयारी के साथ हम पूरा रहें अपना, कि हम कहीं भूल ना जाएं कि तैयारी करनी कैसी है। तो उसी चीज को लेते हुए हम अपना निरंतर हम जो लास्ट का जो अक्टूबर का महीना था उसमें मुश्किल से 15 दिन मैंने पढ़ाई की थी उसके बाद, क्योंकि पहले का अब इतना विश्वास आ चुका था मन में कि अब मैं अगर लास्ट के 10 दिन भी पढ़ूंगा तो वो मेरा पूरा हो जाएगा, इतनी तैयारी हो चुकी थी। और आपके जितने भी निर्देश थे सारे के सारे, बस और कुछ नहीं सुना था, बस एक ही चीज सुना था कि गुरुजी के जो निर्देश हैं इनको पालन करना है। तो ये आपके जीवन में काफ़ी कठिनाई रही और आप लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं कि इस प्रकार की कठिनाई स्वयं ही सारा अपना खर्चा आदि चलाना करना और अलग अलग कार्य करते हुए भी पढ़ाई के पार्ट को मैनेज करना, अपने आप को मोटिवेट करना, तो ये हमारे सबके लिए एक उदाहरण के रूप में है। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं हमारे श्रोता कि अपने इन जीवन की कठिनाइयों के साथ साथ में आपको पढ़ाई में भी कुछ समझने में, तैयारी करने में कठिनाई रही होंगी। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या क्या कठिनाई आपको लगी पढ़ाई के संदर्भ में, जो हो सकता है कि हमारे श्रोताओं की भी वो कठिनाई हो। तो आपने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जिससे आपकी पढ़ाई आपकी अच्छी से चलती रहे? जहाँ तक गुरुजी मेरा जो कठिनाई का जो सिलेबस में अगर मैं कहूँ तो हाँ, रीजनिंग का थोड़ा पार्ट जब हम बीएड की तैयारी करते थे, पर इतना नहीं, वो उस टाइम के लिए याद का मतलब सीखा, फिर उसमें जब अभ्यास नहीं करते थे तो सब चीज़ों ख़त्म हो जाता था जी। तो छोटी मोटी चीज़ें तो याद रहती थी, पर जैसे डीआई का जो वाला है सिलोलिज्म, तो पहली बार ही सुना था कि ये भी कुछ चीज़ आती है, वो भी पहली बार देखा। तो जितना गुरुजी ने जैसे जैसे निर्देश दिए थे, जैसे जैसे करने के उसे बताया था कि इसे डेली एक एक क्वेश्चन, जो जितना भी एक सीरीज जितनी भी हो सके उतने क्वेश्चन करो। और जो जैसे सिलोलिज्म का गुरुजी हमेशा हर वीडियो में या क्लास में बताते रहते हैं कि सिलोलिज्म ये जो चलते फिरते वाले काम है, कि मतलब आप कहीं जा रहे हो तो चलते फिरते सिलोलिज्म को करते रहो। तो वही चीज़ हमने अपनाई। जैसे कोई हमारे साथ जाता था, मैं उन्हें ऐसे बीच में करने के लिए कहता ये ऐसा तो ऐसा, तो वो कहते यार ये पागल हो गया अब ये तो ऐसे हो कर, मैं चलो कोई बात नहीं। तो उन चीज़ों को हमने कभी इन चीज़ों को माइंड नहीं लिया। और कई लोग ऐसे भी मिलते थे कि हाँ तो यार की बहुत बड़ी बात है जीआरएफ निकालना, कैसे निकालोगे, पर हमने उन चीज़ों को, सब चीज़ों को दरकिनार करके रखा, बस एक ही लक्ष्य बना रखा था। सच्ची बताऊं गुरुजी, मेरा एक लास्ट मैंने सोच रखा था कि अब मैं अब कोई फॉर्म भर रहा हूँ, ये मेरे लास्ट फॉर्म निकल रहे हैं, इसके बाद मैं कोई फॉर्म नहीं भरूंगा। पर ये था कि लास्ट लक्ष्य है, क्योंकि अब जिम्मेदारियां धीरे धीरे बहुत बढ़ रही थी, परिवार का भी बोझ बढ़ रहा था, घर वाले अब शादी करने की बातें करने लग गए कि भाई अब शादी करो शादी करो। फिलहाल जीआरएफ निकलने से अब वो लोग भी चुप बैठ गए हैं। मैंने कहा 5 साल लक्ष्य प्राप्त किया है तो आगे भी लक्ष्य प्राप्त हो। अब उनको भी विश्वास हो गया कि हाँ चलो ऐसा ये चीज़ आ रहा है। तो जो मतलब बहुत आती है, कई परेशानी में ये नहीं कहूँगा सिर्फ सब्जेक्ट से आती है, आसपास के लोगों से आती है कि पड़ोस वाले कह, जैसे आस पड़ोस वाले कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अंदर ही अंदर बैठे हो, कुछ नहीं करते हैं, कई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। और जैसे आज सब्जेक्ट की जहाँ तक की बात है, हाँ रीजनिंग से काफ़ी पहले से होती थी दिक्कत, पर लेकिन गुरुजी के जो शब्द हैं वो मतलब कर्णप्रिय हैं। वो एक बार अगर कानों के अंदर जैसे चले जाते हैं, उसके बाद तो मतलब पूरे संस्कार बन के ही बाहर निकलते हैं, अगर कोई ढंग से सुनने उनको, अगर उसे अपनी पूरी मन से और दिल से उस चीज़ को सुनता है तो हमेशा वो मुझे इतना लगता है कि उसके कभी वो संस्कार हट पाएंगे। जी। और आपका जो योग का विषय रहा आपका, तो उस योग के विषय में आपने क्या तैयारी ली, क्या बुक्स आप मतलब बताना चाहेंगे, या कोई बुक्स आपने नहीं ली? नहीं गुरुजी, जहाँ तक बुक्स की बात है, बुक्स तो मैंने कहीं से भी कोई भी नहीं ली। मैंने सिर्फ जो अकादमी के जो नोट्स थे उन्हीं को मैंने पढ़ा और उन्हीं को मैंने देखा, और मैंने कुछ चीज़ों को नहीं देखा। हाँ कभी कोई अगर वीडियो अगर या कुछ ऐसा कुछ लगता था तो थोड़ी देर सुनता था, पर लेकिन उनको संस्कार नहीं बनाया। उससे मैंने अगर कहीं से मैंने कुछ देखा हो तो मैं उससे उसे देखता था कि हमारे नोट्स में और उसमें क्या डिफरेंस है, अगर कुछ है, अगर ऐसा लग रहा है कि है तो रख लेता था, नहीं तो नहीं रखता था। क्योंकि
जिसके पास सागर पहले से पड़ा हो वो कहे कि मैं कुएं से कुछ और इसमें मिला इस पानी को मिलाऊं तो क्या होगा, तो ये कोई बड़ा वो ज़्यादा बड़ी वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सागर यहाँ पे योग से रिलेटेड जितना भी है, जो भी मतलब नेट से रिलेटेड था वो सब का सब हमारे पास था, बस हमें उससे लेना था, बस कितना हम उसे खरीद सके, मतलब उसे अपने पास लेके आ सके। यहाँ पर कमी बिल्कुल किसी चीज़ की नहीं थी, और सारा का सारा जितना भी हमारा जो प्रयास रहा उन्हीं नोट्स के पीछे रहा, और हमें विश्वास भी था कि अगर हमने इन चीज़ों को पूरा कर लिया तो शायद हमारा पूरा आराम से वो चीज़ कंप्लीट हो पाएगा। जी, तो अब हमारे जो श्रोता हैं तो उनको कुछ आप संदेश देना चाहेंगे उनकी तैयारी के संदर्भ में, या कुछ उनको सावधान करना चाहेंगे कि इन कमियों को आप दूर करें यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए, बताएं। मैं गुरुजी संदेश अपने जो मेरी तैयारी का जो मेरी प्लान जो रहा, सबसे पहले बात तो अपने गुरु के प्रति आदर और जो विश्वास, सबसे बड़ी बात है विश्वास कि जो गुरुजी ने हमें बताया है वही मतलब 100% सत्य वही है और कुछ नहीं है। अगर कुछ तुम्हें दूसरी किताबों में या दूसरी जगह से कुछ सुनने को मिलता है तो वो चीज़ें आप बिल्कुल ना सुने। मेरे हिसाब से आप जो गुरुजी आपको बता रहे हैं, आप पढ़ के कितना अपने दिमाग में स्टोर रखते हैं जो पेपर के समय आपके काम आए, वह चीज़ मायने रखती है। कई एक बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पढ़ तो बहुत कुछ लेता है पर लेकिन जब उसे रिजल्ट देना होता है उस टाइम वो सारा का सारा उसका क्या सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर वो स्टोरी तो नहीं हो पाता, तो कैसे स्टोर करें उसको? उसे मुझे लगता है गुरुजी कि उसे स्टोर करने कोई, क्योंकि अब जो उम्र का दायरा आदमी का जैसे जैसे मुझे लगता है जो उम्र का दायरा जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि एक दिन में कोई चीज़ अगर व्यक्ति याद करता है तो बहुत कम लोग होंगे जो उस चीज़ को लंबे समय तक याद कर रख पाएँ। उनको याद रखने के लिए हमें उसे डेली प्रतिदिन हमें देखना पड़ेगा, उसे उस चीज़ को देखना पड़ेगा। और जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं कि जैसे हम याद करते हैं तो पूरे आँख बंद कर, अगर हम याद कर रहे हैं उसे तो पूरी आँख बंद करके पूरा का पूरा उसे रिवाइज करें। जहाँ पर भूल गए हैं तो उसे दोबारा देखें, उस लाइन को 10 बार पढ़े चाहे, या 10 बार उसे रिकॉर्ड करके अपने पास रखें, रिकॉर्ड करके उसे सुने। बस जैसे जिसको सही लगता है, कोई रिकॉर्ड करके रख सकता है, कोई लिख के रख सकता है, कोई हाथ पे लिखना चाहता है, कोई मोबाइल पे मैसेज टाइप करना चाहता है, जैसे भी करे बस उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, जब तक ये चीज़ मेरी कंप्लीट नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मतलब उसको प्रतिदिन रिवाइज करें जी गुरु, और जब तक वो पक्की नहीं हो जाती तब तक उसको ना छोड़ें, तब तक ना छोड़े उसको। जी जी जी। और आपको क्या कुछ सावधानी आप बताना चाहेंगे विद्यार्थियों को कि आपको तैयारी के संदर्भ में इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, आप बताएं हमारे श्रोताओं को। तैयारी के मामले में मैं बताना चाहूँगा गुरुजी कि जितने भी हो सके आप व्यक्ति को जब वो पढ़ाई कर रहा हो उसे उस टाइम सारी चीज़ों को अपनी छोड़ देना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियां में हो। अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसे जो भी अपना वो समय दे रहा है, चाहे वो अपना 1 घंटा प्रतिदिन का दे रहा है शुरुआत में, चाहे 2 घंटे या 3 घंटे, जितनी भी देर वो अपना समय दे रहा है, उस समय अपने दिमाग को पूरा स्वच्छ रखे, बाहर की जो बाहर की जितनी भी चिंताएं उनको दूर करके रखे कि कोई भी उसे उस टाइम वो अपने माइंड में किसी चीज़ों का बोझा बना के ना रखे। तो मतलब अपने मन को पूरा शांत और धैर्यपूर्ण रखे कि कोई भी परेशानी आ रही है, परिवार की हो, समाज की हो, किसी भी आर्थिक कुछ भी हो, तो कुछ समय तक उसको थोड़ा प्रत्यक्ष दृष्टा भाव से देखे और आगे बढ़ता जाए। तो ऐसा देखा जाता है कि धीरे धीरे आपकी परेशानी हट जाती है और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे आपने IAS इत्यादि की बहुत इंटरव्यू भी सुने होंगे, तो वहाँ पर भी यही पार्ट आता है कि आप धैर्यपूर्वक अगर किसी चीज़ में लगे रहते हो तो वो चीज़ आपको जरूर प्राप्त होती है। बस समय के साथ मत सोचो कि मैं इतने दिन में प्राप्त कर लूँ या ना कर लूँ, आप पुरुषार्थ करते रहो, एक ना एक दिन आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो ये आपका जो सफलता प्राप्त हुई, तो इसमें आप किन किन को आप धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे, तो आप उनको धन्यवाद बताएं किस तरह? सबसे पहले गुरुजी मैं तो कणाद अकादमी का, और विशेषकर मैं तो ज़्यादा दिन यहाँ पर रहा भी नहीं तो मुझे, और शिक्षकों के बारे में तो मुझे भी नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे तो सिर्फ सर का हरीश सर का पता है। हरीश सर की ज़्यादा सारी क्लासें लगभग हरीश सर की ली है। मैम का पता है, सर तो मैंने पहली बार आज सर से मैं आज मिला, सब साथ में ही है। हाँ सर से मैं पहली बार मिला हूँ, और गौरव सर की भी 1-2 क्लासें ली थी, पर गौरव सर से बात होती रहती। सारे सभी के सब पूरा जितना भी स्टाफ है यहाँ पर सारा का सारा मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल है। और जो भी यहाँ पर आके वो मतलब मुझे लगता है कि मतलब 100% मैं कहूँगा कि वो किसी ने अगर पहले अटैम्प्ट में अगर वो नहीं कर पा रहा है तो दूसरे अटैम्प्ट में आराम से वो क्या करता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे आज हमारे अवधेश सर जी ने उन्होंने एक थॉट छोटा सा डाला था कि जो हमारे मतलब जिन्होंने अगर नेट क्वालिफाई जो नहीं हो पाए उन्हें अब सुनने से शुरुआत नहीं करनी है,
बल्कि उन्हें अपने अनुभव से शुरुआत करने की, कहाँ क्योंकि उन्होंने जो पहले पढ़ा है जी, तो बस वो अनुभव के रूप में चीजें हैं, अनुभव के रूप में जो बिल्कुल, चीजें हैं बिल्कुल। वहीं से उन्हें शुरुआत करनी है। तो कोई भी जो भी बच्चे साथ में रहे, अब ये हर किसी का नहीं होता कि एक ही बार में किसी का JRF क्लियर हो सही जाए, बात है। और तो अगर एक बार में नहीं हो पाया है तो कोई जरूर आप दूसरी बार के लिए उसके लिए अप्लाई करें, आप यहाँ पर आएँ और अपना पूरा का पूरा समय दें, और जितने भी समय आप यहाँ पर रह रहे हैं, और उसमें बस सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा विश्वास, जो मेरे तो सबसे मैं मोटा अपना सबसे बड़ा हथियार मानूंगा। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मेरे को गुरुजी की जो बातें थी उन पे विश्वास था कि हाँ, जो गुरुजी कह रहे हैं कि यही सच है। क्योंकि और चीज़ों में जैसे हमने कॉलेज में भी पढ़ा था उतनी ही वो चीज़ें नहीं लगी जो गुरुजी के पढ़ाने समय लग रहा था। हाँ, ये चीज़ें क्योंकि गुरुजी हर चीज़ से रिलेट करके रखते हैं। एक अगर पतंजलि सूत्र है उसे ही 3-4 किताबों से मतलब उन्हें रिलेट करके रखा कि इसमें ऐसे इसमें ऐसे, तो कहाँ कितनी किताबें ढूंढेगा कोई बच्चा अगर ढूंढना चाहता है, अगर वो सेल्फ करना चाहता है या कैसा करना चाहता है, तो कितनी किताबें ढूंढ लेगा। बहुत कम, इतना समय नहीं होता किसी के पास कि वो इतना चीज़ें ढूंढे, क्योंकि गुरुजी ने सारी की सारी चीज़ों को अपना जो ज्ञान का उनका भंडार, जो उन ज्ञान की जिस ज्ञान से वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो सारा का सारा उसमें दिया रहता है। इसी के साथ साथ में मेरे कुछ मित्रगण थे या जिनसे मैंने पहले CTET की तैयारी की थी। हमारे रजत सर जी हो गए, हमारे परवीन उनियाल जी हो गए, मेरा एक दोस्त है सूरज बिल्वान, अनुप्रिया दसमाना, और एक मेरे एक दोस्त हैं नेहा सिंह। इन 4-5 लोगों का काफ़ी वो मेरे इस पेपर को क्लियर करने में, विशेषकर एक नेहा नाम की जो लड़की वो हैं दोस्त है मेरी, ये बहुत मोटिवेट करते थे मेरे को, क्योंकि इनका जो लॉ का पेपर भी साथ साथ में हुआ था। अगर मैं 2-3 दिन कहीं गैप करता था तो ये मुझे कहते थे कि तुम्हारा, जब तुमने सोचा कि तुम्हारा लास्ट फॉर्म है, उनको मैंने बताया था, मैंने कहा लास्ट है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैंने कहा मैं पंडिताई में आराम से अपना चाहूँगा और मज़े में अब उसके बाद ये करना, बाकी अब नहीं करूँगा इन चीज़ों को। मैंने कहा कभी ना अप्लाई करूँगा ना कुछ करूँगा। तो उनका एक ही रहता है कि जब तुम्हारा लास्ट है तुम इसे आराम से करो, अपना पूरा बेस्ट दो, तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और उन्हीं के शायद उन लोगों के और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा JRF इस बार पूरा हुआ। वैसे तो अनूप जी, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा होती है, लेकिन ईश्वर भी उन्हीं पे कृपा करता है जो स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो कणाद परिवार का तो केवल एक दिग्दर्शन मात्र है, वास्तव में पुरुषार्थ अनूप जी का ही है और ईश्वर की कृपा है। तो हम अपने श्रोताओं को ये अवश्य बताना चाहते हैं कि आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपका लक्ष्य चाहे नेट हो, JRF या जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, बस आपका उस लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। भगवान पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है कि सतु दीर्घ काल नयनंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि या श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वक दर्शाम। तो बहुत सारे प्रमाण या बहुत सारे प्रवचन हमारे लिए ऋषियों ने दिए हैं कि बस आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित हो जाओ। उससे संबंधित जितना भी आपको मार्गदर्शन चाहिए, जो व्यक्ति उस लक्ष्य के लिए सहायक हो सकते हैं, धीरे धीरे वो सब आपके पास उपलब्ध होने शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसी प्रेरणा होती है, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पित हो जाएं। उसमें कोई भी कठिनाई आती है उससे प्रभावित ना हो। जैसे अनूप जी ने बताया कि उनके सामने कितने प्रकार की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक कठिनाइयाँ थी, लेकिन उन्होंने उनसे कोई भी परेशानी महसूस नहीं की। परेशानी होते हुए भी उन चीज़ों को दरकिनार किया और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। और उसका परिणाम क्या हुआ कि परेशानी, अगर उनसे परेशान हो जाते तो उनका लक्ष्य छूट जाता, लेकिन उन परेशानियों को एक मैच्योरिटी के आधार पर उनको अनुभव किया, उनको डील किया और उनका लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब आगे जो परेशानियां उनको आ सकती थी पहले, अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं करते तो वह परेशानी धीरे धीरे हट जाएगी। तो यही हमें सिखाता है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमें लक्ष्य प्राप्त होगा। तो हम अनूप जी का फिर से बहुत सारी बधाइयाँ प्रकट करते हैं, आपने लक्ष्य प्राप्त किया और आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी इनसे। कुछ आपको फिर भी जानना हो, पूछना करना हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम सब आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। ओम शम।